चलो, तो यहाँ से अपन चालू करेंगे। ओके, तो देखना यहाँ पे फंडा क्या है IUPAC रूल्स की। हमने IUPAC के रूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बहुत ही क्लियरली लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, नंबरिंग और स्मॉलेस्ट सम रूल, स्मॉलेस्ट सम रूल याद है दोनों को, ये देखा था। अच्छा, बाय द वे मैंने आप लोगों का चैट बॉक्स बंद किया है, आप जो येस और नो बोलना है वो माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। ये डाउट पूछना है तो भी माइक ऑन करके पूछना है, ताकि आपको फुल स्क्रीन में प्रॉपरली दिखाई दे, इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया है। ओके, आज जो अपन करने वाले टू पार्ट्स टुडेज लेक्चर विल बी कंडक्टेड। पार्ट 1 हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ना हमने ये देखा हुआ है ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से, चलो यहाँ से चालू करेंगे। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से वाले थे मैंने आपको बताया था, दोज दैट विल कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग्स, करेक्ट, containing one or more benzene rings. नाउ ये आपके लेवल पे बेंजीन रिंग बहुत हो गया, क्योंकि एक नॉन बेंजीनॉइड वाला भी कंपाउंड था, हमने कैटेगरी देखी थी, पर मैंने आपको बोला था 99% ऑफ द केसेस एट योर लेवल, क्लास 11th एंड 12th लेवल या CT लेवल अगर हम बात करें, तो बेंजीन रिंग वाले ही 99% ऑफ द केसेस में आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन हमने देखा था कि एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी तो उसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। पहली बात तो ये क्लियर। अच्छा, बेंजीन रिंग दिखती कैसे है? व्हाट इज द शेप ऑफ अ बेंजीन रिंग? तनिष, व्हाट इज द शेप ऑफ द बेंजीन रिंग? टेल मी। ये है ऐसा, करेक्ट है ना? सो बेंजीन रिंग को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एज अ हेक्सागोनल फिगर with a circle in the center. Now what does this circle represent? That is very important to understand. ठीक है, ये ध्यान से देखना। तनिष, बच्चे मैं पूछता हूँ हाँ या ना तो जवाब दे दिया करो बेटा, तो मुझे पता रहे आप ऑनलाइन हो, आप सुन रहे हो। ओके, okay. I get a little worried when you don't say yes or no. Okay, चलो, I'll go back to our page. Yes. तो अपन देखते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ आज, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, एंड इन मोस्ट केसेस टीचर्स विल अज्यूम दैट यू नो दिस, बट फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है। बेंजीन रिंग हेक्सागोनल है, यानी कि 6 कार्बन की रिंग है, तो 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स। ओके, 6 कार्बन एटम्स के साथ में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो है इसका C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6 फॉर बेंजीन। Then its molecular weight is 78 units. अगर आप C6H6 से molecular weight काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, सो टोटल कितना आएगा देखो, 72 + 6, दैट इज 78 यूनिट्स। एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। बेंजीन में क्या होता है बच्चों? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होता है, और इस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स वाली अरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट रेजोनेंस ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट डू वी कॉल इट? रेजोनेंस ऑफ बॉन्ड्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे।
तो मैंने ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, ये हेक्सागन विद सर्कल इन द सेंटर, ये एक रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास, 6 हैं. तो ऊपर जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है उसके बेसिस पे आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखना ध्यान से. तो कार्बन एटम मैंने 6 बना दिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. मैंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना दिए, बोलो यस और नो. करेक्ट. ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग अनदर स्ट्रक्चर फॉर द सेम कंपाउंड वेयर आई कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स. आप लोगों ने म्यूजिकल चेयर्स तो खेला होगा बचपन में सबने. तो वो म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज हो जाती है ना हर राउंड के बाद में. तो वैसे ही बेंजीन यहाँ पे म्यूजिकल चेयर खेल रहा है, समझ लो, बॉन्ड्स के साथ. यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. अच्छा अच्छा और एक चीज, हर कार्बन एटम की वैलेंसी होती है 4. तो यहां ध्यान से देखना, अब मेरा कर्सर जहां पे है उसके ऊपर ध्यान देना जब मैं बोल रहा हूं. इस कार्बन एटम के 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स हो गए, तो यहां पर मैंने लगाया H. सेम वे इस कार्बन एटम के 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स उसके बाजू में आपको दिख रहे, तो H, यहाँ पे 3 बॉन्ड H, यहाँ पे 3 बॉन्ड है H, 3 बॉन्ड है H, यहाँ पे 3 बॉन्ड है H. तो देन यू आर कन्विंस कि यस सर C6H6 स्ट्रक्चर करेक्ट लिखा आपने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है. सेम वे यहां पर लिखूंगा मैं हर कार्बन एटम पे, देखो. तो टेक्निकली एवरी सिंगल कार्बन एटम दैट आई कम अक्रॉस इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड्स, यस ऑन. भले ही डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट है, पर हर कार्बन एटम कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बोलो हाँ कि ना. जैसे ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, फिर ये वाला भी इधर डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और ये वाला भी इधर डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बोलो यस और नो. विच मीन्स देर आर 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम हैं, 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी हर कार्बन एटम कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है. विच मीन्स आई कैन ऐड अनदर स्टेटमेंट हियर. आई कैन से ईच कार्बन एटम हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये भी सही होगा. तो बेंजीन के बारे में अपने को काफी सारी चीजें पता चल गई. जो आखिरी चीज हमको समझनी है वो ये है कि जब मैंने बोला ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो यहां पर पोजीशन था, समझो ये, इसको अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई नंबर दिस. आई से दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. एंड हियर ऑल्सो आई से इट्स कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो आप बोलोगे सर IUPAC के हिसाब से तो आपने गलत नंबरिंग की राइट साइड वाले को, क्योंकि बॉन्ड्स किधर है, यहां पे है ना. तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी चाहिए थी. डू यू अग्री, यस और नो? क्योंकि छोटा नंबर मिलना चाहिए ना बॉन्ड को, तो इधर से 1, 2 ऐसा करना चाहिए था. 3, 4, 5 एंड 6. समझ में आया बच्चों? तो भले ही मैंने बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज कर दी, आपने क्या नोटिस किया, द नेम विल रिमेन द सेम ना. फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, करेक्ट. So now can you see and understand that these are technically the same structure only, just represented in a different manner? बोलो yes or no? तनिष, है ना बेटा? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मतलब देर आर 2 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. क्या ऐसा है कि एक करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है? नहीं, दोनों करेक्ट है, दोनों इक्वली राइट है. कोई बच्चा ये वाला बनाएगा फर्स्ट वाला, कोई बच्चा ये वाला बनाएगा, दैट इज फाइन. एंड नाउ कम्स द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर बेंजीन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है और हमको एक ही चूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? दोनों इक्वली करेक्ट है. सो व्हाट विल ड्रॉ इज समथिंग कॉल्ड एज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड का मतलब समझते हो आप लोग? What does the word hybrid mean? In general, in English, what do you mean by hybrid? स्कूल में पढ़ा होगा शायद. करेक्ट, कॉम्बिनेशन और मिक्सचर. जैसे आपने फेमसली स्कूल में ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि म्यूल जो होता है ना, खच्चर,
दैट इज हॉर्स एंड डोंकी का कॉम्बिनेशन, बरोबर है. व्हेन अ हॉर्स मेट्स विद अ डोंकी, या फिर व्हेन अ लायन मेट्स विद अ टाइगर, which does not happen in nature often, you get a liger, है ना. तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं बच्चों. वैसे ही ये डॉग्स में बहुत कॉमनली देखने मिलता है आपको. जैसे पिटबुल नाम का एक डॉग है, एक बहुत फेमस सिंगर भी है पिटबुल नाम का, दैट्स ऑल्सो हाइब्रिड. खैर, आई एम डाइग्रेसिंग. तो यहां पर बेंजीन का हाइब्रिड अगर बनाना है तो एक लॉजिकल बात है. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहाँ पे सिंगल डबल यानी कि वन बॉन्ड टू बॉन्ड्स, फिर वन बॉन्ड फिर टू बॉन्ड्स, फिर वन बॉन्ड फिर टू बॉन्ड्स. तो अगर मुझे हाइब्रिड यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है बच्चों, तो मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता हूं जहां पर आई विल शो डेड यानी कि 1.5 बॉन्ड फॉर ईच कार्बन. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बोलो हाँ कि ना. 6 लोग थे, 3 लोगों के पास 2 बॉन्ड थे, 3 लोगों के पास 1 बॉन्ड था. मैंने क्या किया, सबको बोला एक काम करो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1.5 हो गया सबके पास. बोलो यस और नो. इसको मैं इक्वल करेक्ट. तो ये जो वन सिंगल लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन, ये देख, ये वाली, ये सिंगल लाइन मतलब 1 बॉन्ड, और डॉटेड लाइन मतलब आधा बॉन्ड. तो हर एक कार्बन के बीच में अभी 1.5 बॉन्ड्स हो गए. Now, in reality, is 1.5 bond possible? Is it practical? या तो 1 बॉन्ड होगा, या 2 होगा, या 3 होगा. 1.5 बॉन्ड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. तो अगेन दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम कि सर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये वाला बनाऊं. तो कुछ मत बना, तू ये वाला बना, हाइब्रिड वाला बना ले बेटा, ऐसा है. सो दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एज द सिंपलेस्ट फॉर्म, विच इज hexagon with a circle. Now do you understand it, yes or no? हाँ, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द होल हेक्सागन, आपको, आप इमेजिन करो आपको हर बार अगर ये बनाना पड़े तो कितना डिफिकल्ट होगा. पूरी 6 कार्बन बनाओ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH, ये वो. हियर दिस इज सिंपल, जस्ट ड्रॉ हेक्सागन, ड्रॉ अ सर्कल इन द सेंटर, इट मीन्स इट इज बेंजीन. अब वो ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मेनली वो हाइब्रिड ही है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. तो इसको हम लोग बोल देते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1. इसको हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, और इसको हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, और इसको हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. एकदम मस्त सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दोनों के बीच में. ठीक है भाई, तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये लिखना नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज, बाय द वे अब तक के सारे अपडेटेड पीडीएफ्स मैंने भेज दिए, मिल गए सबको. पहले स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स थे सब मिल गए ना, मैंने भेज दिए थे. ओके. तो ये आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, आपको कुछ लिखना नहीं, सिर्फ समझ लो. बेंजीन के बारे में काफी सारी डिटेल्स अपने को पता चल गई. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, कि भाई बेंजीन के कंपाउंड है, उसको नाम कैसे देने का, तो नाम ऐसे देखो. अच्छा, हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो रूल्स हैं IUPAC के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लोएस्ट सम रूल. पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, फिर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर किया था, जहां पर एसिड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन. ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर था. ये भी याद है सबको, आई होप सो. कहीं पर भी आपको अगर कुछ लगता है कि सर आप जो बोल रहे हो हमको याद नहीं है या हमको समझ में नहीं आया, तो प्लीज पूछो. ठीक है, जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछते, हम अज्यूमिंग कि आपको सब कुछ समझ रहा है. तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर भी देख लिया. अब वो सारे रूल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कैसे अप्लाई करने हैं, लेट्स सी. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग. सो नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दिस आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक. व्हाई? बिकॉज यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, तभी आपको समझ में आता है साथ में.
अब नॉमेनक्लेचर को भी हम लोग एग्जांपल्स के साथ ही सीखेंगे। जैसे कि अब मैं अगर ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना दूं, तो इसका नाम क्या है बताओ? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तनिष, राधनी, क्या नाम होगा इस स्ट्रक्चर का आपके हिसाब से? रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं, बोलो ना। बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? सॉरी, करेक्ट, इट विल बी अ साइक्लोहेक्सेन। चेक, इट विल बी साइक्लिक फॉर्म ऑफ हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। पर अगर मैं रिंग लगा दूं बीच में, अगर मैं सेंटर में सर्कल बना दूं, तो अब आपके लिए आसान हो गया। अब आप बोलोगे सर ये बेंजीन है। ये मैंने क्यों किया जानबूझ के? पहले मैंने सर्कल नहीं बनाया ताकि आपको ध्यान रहे कि सर्कल चेक करना, कई बार वो आपको सर्कल नहीं देंगे, इसका मतलब वो साइक्लोहेक्सेन है। पब्लिक साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में बहुत गड़बड़ करती है, तो सर्कल को देख के लिखना बेंजीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन कहां पे आता है कि सर इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, ये इंटरेस्टिंग है देखना, कॉमन और आईयूपीएसी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जैसे बाकी कंपाउंड्स में हमने कॉमन का एक अलग ही सिस्टम किया था, जैसे अल्कोहल्स में एन आइसो नियो सेक टर्ट, फिर एल्काइल ग्रुप और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, वैसे किया था ना स्ट्रेट चेन वाले में। पर एरोमेटिक यानी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एक बहुत ही वियर्ड, समथिंग वेरी वियर्ड इज हैपनिंग हियर, इज दैट मोस्ट ऑफ द नेम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी द सेम whether it is common or IUPAC, which means that benzene is the acceptable name even under IUPAC system. बात समझ में आई? yes or no? Means benzene will be called benzene only whether you are writing the common name or IUPAC. ये समझो। Is benzene correct under IUPAC? Absolutely not. Is it acceptable? Yes. The IUPAC says that aromatic compounds में you call benzene as benzene only, don't call it anything else. But if suppose just for fun, by the way ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बहुत हाई फंडू चीज़ हो गई, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आप बेंजीन का आईयूपीएसी नेम लिखो, तो आप अपने रूल्स कैसे अप्लाई करोगे? ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो आप बोलोगे सर ये हेक्सा यानी कि 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन है, तो हेक्सा। और फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, चेक करो। फिर से देखो इस नंबरिंग को, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड वाले पे डबल बॉन्ड है, फिफ्थ वाले पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये साइक्लोहेक्सेन था जिसमें डबल बॉन्ड डाल दिया, कौन सी पोजीशन पे? 1 3 और 5 पे 3 डबल बॉन्ड आए, तो ट्राई इन, एक होता तो इन, 2 होते तो डाई इन, 3 होते तो ट्राई इन, तो साइक्लोहेक्सा ट्राई इन। इतना बड़ा नाम होना चाहिए बेंजीन का आईयूपीएसी में, बोलो यस और नो? पर आपको ये नाम कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, ना आपकी टेक्स्ट बुक में, ना रेफरेंस बुक्स में, कहीं पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी ने बोला कि बेंजीन को साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, इतना बड़ा नाम बोलने की जरूरत नहीं है बेंजीन को बोलने का, बेंजीन। तो एक्चुअली अपने लिए लाइफ आसान हो गई, क्योंकि अपने को एरोमेटिक में सिर्फ एक ही नाम याद करके जाना है, दैट इज बेंजीन, सिंपल। तो एक्चुअली दे मेड इट सिंपलर फॉर अस, है ना। मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, मैंने कर दिया कि एक्स्ट्रा आपको नाम पता हो तो अच्छी बात है, पर हम लोग बेंजीन वर्ड ही यूज करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इवन इन योर सीईटी, तनिष, आप जब सीईटी के एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपको बेंजीन का हर जगह बेंजीन ही मिलेगा। और राधनी, जब आप नाटा के भी कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं ना पीसीएम वाले, केमिस्ट्री वाले, उसमें भी सॉल्व करोगे तो बेंजीन ही मिलेगा, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डोंट वरी अबाउट। ओके, नाउ कम्स
कि इफ आई हैव मोनो सब्सटीट्यूटेड, यानी कि बेंजीन का, जैसे हम लोग एल्केन का एल्काइल ग्रुप बनाते थे हाइड्रोजन हटा के, वैसे बेंजीन का भी तो बना सकते हैं ना हाइड्रोजन हटा के। चेक करो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6, तो इसमें से हाइड्रोजन हटाया तो बना सकते हैं C6H5, बोलो हाँ कि ना। अच्छा तनिष, इसमें आप मुझे आंसर दोगे बेटा कि अगर मैं प्रोपेन का अगर ये हटाता हूँ, हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो क्या बनता है? प्रोपेन का हाइड्रोजन निकालता हूँ तो क्या बनता है? प्रोपेन बिकम्स जैसे मीथेन का मीथाइल, इथेन का इथाइल, तो प्रोपेन का क्या बनता है? प्रोपाइल। ब्यूटेन का ब्यूटाइल। ये अपने को आता है, अपने किया हुआ अपन ने। तो वैसे ही बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला तो बनता है फिनाइल। नाउ इट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट बच्चे करते हैं, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि बेंजीन का वो बेंजाइल बना देते हैं, जो कंप्लीटली रॉन्ग है। बेंजीन का आप क्या बनाओगे? फिनाइल बनाओगे, ये ध्यान रखना। और ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपकी बुक की टॉप मार्जिन में ये ऐसे ड्रॉ करना है एक बॉक्स में। चलो जल्दी जल्दी, आपकी बुक की टॉप मार्जिन, जो नोटबुक की टॉप मार्जिन है, उसमें ये ड्रॉ करो इन अ नाइस बॉक्स एंड रिमेंबर इट कि बेंजीन बिकम्स फिनाइल नॉट बेंजाइल। जैसे एल्केन का एल्काइल बनता है ना, वैसे ही बेंजीन का फिनाइल बनता है बच्चों। आप लोगों को केमिस्ट्री आई होप समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक पार्ट बाउंसर नहीं जा रहा है। कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, करेक्ट। श्योर। अभी फॉर एग्जांपल अपन एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। सो इसका अगर मुझे कोई नंबरिंग करने को बोलेगा, तो अगेन आई विल कंसिडर दिस डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड आई विल नंबर इट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 रादर देन 1, 2 एंड 3। मतलब डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। सेम लॉजिक है ना। तो इसका नाम प्रोप, यानी 3 कार्बन तो प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? इन, सफिक्स में आ गया प्रोप 1 इन। सपोज ये सेम हमने किया होता ऐसा वाला, तो आप इजीली आंसर दे पाते थे इसका CH2OH। तो आप बोलते हैं हाँ सर, इसका आंसर तो हमको आता है, प्रोपेन 1 ऑल OL किया था ना हमने, E हटाओ और OL लगाओ, कौन से पोजीशन पे? नंबर 1 पे। तो मैंने यहां पर भी तो सेम किया, नंबर 1 को इसको डबल बॉन्ड को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया और उसको नंबर 1 दिया। समझा? हाँ, काफी सिंपल है ये। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का काफी सिंपल फंडा है। यू हैव टू ट्रीट इट एज अ फंक्शनल ग्रुप, एंड डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, YNE। ठीक है, टॉप मार्जिन में लिख लिया दोनों बच्चों ने? ओके, चलो यहां पे आते हैं अभी। सो फंडा ये समझ में आ गया अपने को कि बेंजीन से जो बनता है वो होता है फिनाइल बॉस। अब देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनना पॉसिबल है। सो लेट्स डू दिस। अब इसी को मैं कॉपी करके आपको अब ये इजी हो जाएगा अपने लिए बनाना। अब समझो मैंने इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ये यानी कि मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया? एक CH3 ग्रुप लगाया बच्चों। क्या लगाया? CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप लगाया, तो टेक्निकली जो मैंने कंपाउंड बनाया है, मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा, तो ऐसा दिखेगा, C6H5
CH3, बोलो हाँ कि ना। मतलब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटाया और CH3 ग्रुप लगाया, देखो तो C6H5CH3, बोलो यस और नो, है ना। इस कंपाउंड का एक बहुत ही यूनिक नेम है जो आपको याद करना पड़ेगा। नाउ दीज कॉमन नेम्स दैट आई एम गोइंग टू राइट आर वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज, सम ऑफ देम आर अ लिटिल स्ट्रेंज नेम्स, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। फ्यू ओनली पांच या छह नाम ऐसे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज IUPAC भी उनको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि इस कंपाउंड का नाम बेंजीन रिंग विद CH3 का नाम है टोलुइन। बेंजीन रिंग विद CH3 का नाम क्या है? टोलुइन नाम है, टोलुइन। नाउ इसका IUPAC नेम टेक्निकली होना चाहिए मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मिथाइल साइड चेन है और बेंजीन पेरेंट कंपाउंड है। हमने किया था सब्सटीट्यूएंट, जैसे कि मिथाइल ब्यूटेन या डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसे किया था ना, वैसे ये मिथाइल बेंजीन हुआ। पर हम लोग ये वाला नाम यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला ही नाम यूज करेंगे। द कॉमन और द पॉपुलर नेम्स आर यूज्ड फॉर बेंजीन कंपाउंड्स इवन अंडर IUPAC। सो जिसके ऊपर आपको ये रेड कलर का ऐसे मार्क दिखेगा, स्टार मार्क दिखेगा, वो पॉपुलर कॉमन नेम्स हैं जो IUPAC में भी एक्सेप्टेबल है, इतना याद रखना। So henceforth, you will not use the word methyl benzene, you will use the word toluene for this structure. Is that understood? Same way, suppose I have OH here, OH, then what's the molecular formula? It is C6H5OH, बोलो हाँ कि ना। है ना, तो it is C6H5OH. Now here this C6H5OH is known popularly by its name phenol। क्योंकि OH ग्रुप है तो अल्कोहल तो रहेगा ही, ऑब्वियसली OL, इसका नाम है फिनॉल। नाउ IUPAC बोलता है इसको बोलने का हाइड्रोक्सी बेंजीन, पर हम लोग कभी भी हाइड्रोक्सी बेंजीन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे फिनॉल। तो ऐसे में आपको कुछ फ्यू एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको फटाफट लिख लेने और याद करने, सिंपल, ज्यादा उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मेन जो एग्जांपल्स हमारे वो सब देख लेते हैं। स्ट्रक्चर और साथ में ये नेम्स ड्रॉ करना बच्चों फटाफट। हाँ, नाउ आई एम ड्रॉइंग NH2 ग्रुप का नाम क्या है तनिष? अमाइन, वेरी गुड। अब जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली लगा रहेगा ना बेंजीन में, उसका नेम, द पॉपुलर नेम फॉर दैट कंपाउंड इज एनिलीन। द पॉपुलर नेम इज एनिलीन। नाउ आइडियली it should be called aminobenzene in IUPAC, but we will never use this name, we will always use the name aniline. In all the questions, all the reactions, all the compounds that you draw in your 2 years of 11th and 12th education, you will come across this compound as aniline only. Then why am I giving you the IUPAC names? Technical names पता होने चाहिए।
So this was aniline. Next is अच्छा, पोजीशन मैटर नहीं करता, मैं इसलिए अलग अलग पोजीशन पे भी ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि जब एक ही अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन मैटर करेगी क्या? नहीं, उसको नंबर 1 ही मिलेगा ना, कॉमन सेंस की बात है ये तो। जैसे एसिड तो टर्मिनल है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एसिड ये टर्मिनल ग्रुप है, उसको तो कहीं पे भी नंबर 1 मिलता है। बट जब आप अकेले ही दौड़ रहे हो रेस में, जैसे यहाँ पे अमाइन अकेला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए मैंने नंबर, आप देखोगे कहीं पे भी नहीं लिखा, अकेला है तो वो नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट। यस, सो यहाँ पर ये है एसिड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट टू दैट आई एम गोइंग टू राइट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बेंजीन रिंग विद एसिड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। Benzene ring with acid group is called benzoic acid. Now note the molecular formula for this will be C6H5COOH. How many carbon atoms बच्चों total in this structure? ध्यान से देखो, 7, वेरी गुड, 7 ना। एक C6H5 के 6 और कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 किधर गया बच्चे? 7 होते हैं ना, ध्यान देना। तो बेंजोइक एसिड का मतलब 7 कार्बन। नाउ एज आई सेड, द गुड पार्ट, द सिंपल पार्ट इज बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड ओनली, इट्स नॉट कॉल्ड एनीथिंग एल्स। वी कॉल बेंजोइक एसिड एज बेंजोइक एसिड, सिंपल। लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी हियर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? चलो यहां तक लिख के खत्म करो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा बच्चों, अभी कमिंग वीक से जो थर्सडे और सैटरडे का जो टाइम टेबल है, जो नया टाइम टेबल आई थिंक आज प्रशांत सर ने डाला ऑलरेडी ना, 11:30 को जो सुबह लेक्चर होते हैं 11:30 AM, वो फिक्स टाइम टेबल है ना। आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर अभी कंबाइंड होंगे, 5 ऑफ यू। चलो यहां तक हो गया लिख के? बोलो बेटा। Radhini, Tanish, should we move on to the next page? Yeah, good. आप मेरा माइक थोड़ा, मतलब आप लोग की आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है। Okay. Next example that we are taking is, so अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, दैट इज COOH। अब हम लोग लिख रहे हैं CHO, दैट इज CHO इज व्हाट ग्रुप? यस, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। तो इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड इररिस्पेक्टिव। नाउ IUPAC बोलता है कि बेंजाल्डिहाइड का एक्चुअल टेक्निकल नेम शुड बी बेंजीन कार्बल्डिहाइड और कार्बोएल्डिहाइड। But again, as I said, you will never see this name being used. You will always see the name benzaldehyde being used, as I have clarified
5 times before, I'm clarifying again. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H5CHO. बरोबर बनाया मैंने. So when I feel like drawing the structure, I'll draw this entire thing with the CHO. And when I want to write simply, एक लाइन में मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा C6H5CHO. लास्ट वन एक और लिख देते हैं. ये बताओ ROR' ये कौन सा ग्रुप था? ROR' ये कौन सा ग्रुप था बताओ? ROR'. Which one was this group? Type 1 की type 2? And what was the name? नहीं याद है? चलो ठीक है, देखते हैं. ROR' was the group called ether. ROR' was the group called ether. ether बोलते हैं इसको अपन. ठीक है. सो एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग में भी ईथर पॉसिबल है. बेंजीन रिंग में भी क्या पॉसिबल है? ईथर पॉसिबल है. इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूं यहाँ पे आपको, वो लिख के रखना. नाउ दीज कंपाउंड्स, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर विच विल बी कवरिंग, और सेपरेट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स. वो तो है ही, वो अपने को करना है. उसमें अपन और इन डेप्थ जाने वाले हर एक में. पर यहाँ पर आप नोट डाउन करके रखना, बिकॉज दीज नेम्स विल कम अप अगेन एंड अगेन. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ नेम्स. एनिसोल, उसके पहले किया था वो क्या था? एनिलीन. ये वाला जब OCH3 ग्रुप लगाया रहेगा, क्या लगाया रहेगा? OCH3, तो यहाँ पे ये रहेगा एनिसोल. जैसे वहाँ पे एनिलीन था, यहाँ पे रहेगा C6H5OCH3, इसका नाम रहेगा एनिसोल. एंड अगेन द आइडियल IUPAC नेम शुड हैव बीन मिथॉक्सीबेंजीन. देखो यार, देखना बहुत इजी लगेगा बच्चों, देखना ध्यान से. ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, यस और नो? CH3 इज मिथाइल. तनिष, रदनी, यस और नो? CH3 is methyl. Is there a problem with the audio? Am I audible? अच्छा, तो लैग हो रहा है. ओके 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 वेट. नहीं, मेरे इधर नेट तो फुल है यार. हाँ, सब चल रहा है स्मूथली. वीडियो भी लैग नहीं है. कोई बात नहीं, ठीक है. बिकॉज वी आर रनिंग मैनी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली, हो सकता है. अच्छा, तो यहाँ देखना, ये CH3 ग्रुप का नाम है मिथाइल और ऑक्सीजन. तो मिथाइल और ऑक्सीजन मिला के बना मिथॉक्सी. मिथाइल और ऑक्सीजन मिला के बना मिथॉक्सी. और बेंजीन तो हमारे पास था ही, यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन इसका टेक्निकल नाम हुआ बच्चों. तो मिथॉक्सी बेंजीन, पर हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन कभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एनिसोल. तो ये जो मैंने 7 स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखवाए, ये इसलिए लिखवाए बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलर. दीज नेम्स विल कम अप अगेन एंड अगेन while writing the structures and the nomenclature. So you should be at least familiar with them. It will take you some time to learn all the names, that I accept. And plus we'll be going in depth into these structures in the chapter that is on aromatic compounds. वो एक अलग से टॉपिक है, पर इतना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए. एंड आई होप अभी समझ में आ गया होगा. गुड. चलो ये सारे स्ट्रक्चर लिख लो, खत्म करो, फिर हम लोग जाएंगे आइसोमेरिज्म पे.
डन, गुड। ओके, अब एक बड़ा पेज लेना आपके नोटबुक का और हॉरिजॉन्टली बनाना उस पेज पे। आई विल ड्रॉ हियर, मैं आपको, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड स्पेस है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करने के लिए, पर आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है, ठीक है, जो मैं आइसोमेरिज्म का टेबल समझा रहा हूँ आपको, और हर एक टाइप के आइसोमर्स को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना। तो पहली बात ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई आइसोमर क्या है। आइसोमेरिज्म, या आप बोल सकते हो आइसोमर, तो दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड मर और मियर, विच मीन्स यूनिट। टेक्निकली द वर्ड, जैसे आप लोगों ने ये वर्ड सुने हैं शायद स्कूल लेवल पे, ये डेफिनेटली किया होगा, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स वर्ड सुना होगा, मोनोमर्स, एक यूनिट होता है तो मोनोमर, मल्टीपल यूनिट होते हैं तो पॉलीमर, तो मर मीन्स यूनिट। तो यहां पर वो बोलता है आइसोमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर ये वर्ड का मतलब क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो कंपाउंड्स दैट आर, or compounds that have same molecular formula but different structural formula, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वर्ड छोड़ो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत ही सिंपल, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए पर आपस में दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। आपने बनाया है बट आपको ये फिर से बताता हूं कि आइसोमर कैसे है। यू ऑल विल टेल मी द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स, ओके। इसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम। चलो इसका कॉमन नेम बताओ जल्दी जल्दी। आइसोब्यूटेन, ऑल ऑफ यू अग्री? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है और टोटल 4 है, तो आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम? एन ब्यूटेन। यस, नाउ आई एम राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 और 4, तो 4 मतलब 4, यहाँ पर 3 3 3 और 1 मतलब हाइड्रोजन कितने, 10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, 1 2 3 4 यानी कि C4। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 यानी कि C4H। क्या समझ में आया? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 पर दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अलग। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के आइसोमर हुए। सिंपल। सो व्हेन समबडी आस्क्स यू कि भाई ये दोनों कंपाउंड का आपस में रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। These two are isomers of each other. Simple. Now we go to the types of isomerism. Please understand this. ध्यान से. Isomerism in organic chemistry is broadly divided into two categories. Now all of you have your state textbook, right? So go to the state board textbook, page number 219, 219.
मिला? पेज नंबर 219, देयर इज अ पिंक कलर का बॉक्स गिवन, चेक. मिला तनिष? हाँ, तो उधर देख बेटा, ऊपर क्या लिखा है, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखा है. एंड देर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज गिवन. वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स and the other is stereoisomers. Structural and stereo. Structural is defined as the compound or isomers having different structural arrangement, यानी कि स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली अलग है. एंड यहां पर स्टीरियो में लिखा हुआ है, चेक करना, हैविंग डिफरेंट स्पेशियल, SPATIAL, spatial, the word is pronounced as spatial, by the way, arrangement. What do you mean by spatial? स्पेशियल शब्द का मतलब क्या? टेक अ गैस. चलो टेक अ गैस, रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं. Spaced out differently, okay. Any other this thing? The word spatial, Tanish? The word spatial means arrangement in 3-dimensional space. मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया होगा सर ने, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं, करेक्ट? उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? 3-dimensional स्पेस बोलते हैं ना. तो स्पेशियल का मतलब होता है 3-dimensional स्पेस में उसका अरेंजमेंट. यानी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहां पर एटम्स की 3-dimensional स्पेस में जो अरेंजमेंट है ना, वो अलग है. IUPAC नेम सेम है. आई शो यू हाउ. पहले स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पे आ जाता है. अच्छा, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस इन योर नोटबुक एज इट इज. आइसोमेरिज्म, उसके 2 टाइप्स, बट हॉरिजॉन्टली लिखना. मेरे पास स्पेस कम है, आपके पास स्पेस ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल में, तो वैसे लिखना. और स्केल और पेंसिल से अच्छे से नीटली ड्रॉ करना, जैसे मैं बॉक्स वगैरह बना रहा हूँ ना, वैसे. स्ट्रक्चरल, स्टीरियो. अच्छा, स्ट्रक्चरल में भी multiple types are there, and those multiple types Those multiple types we are going to write as, first one is the position isomers.
पोजीशन आइसोमेरिज्म. सेकंड वन, नहीं पहले चेन लिखो बाद में पोजीशन लिखो एक्चुअली. ठीक है, ये मेरे साथ साथ आपको लिखना है फटाफट. हाँ, चेन आइसोमेरिज्म, then you have position isomerism, then you have functional isomerism, then you have metamerism, and last you have tautomerism. Same way, okay, same way under stereoisomers we have two types. You have geometric and you have optical. Under geometric, in your textbook it is not given, but you are going to write it extra, are further two types, cis and trans. And under optical, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको जेई या सीईटी का कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ें लिखवा रहा हूँ. ये आपको बोर्ड्स में 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाली है, इसलिए लिखवा रहा हूँ. ऑप्टिकल में भी दो टाइप्स हैं, enantiomers and mesomers. enantiomers में भी दो टाइप्स हैं, स्मॉल d और स्मॉल l. स्मॉल d और स्मॉल l, d फॉर्म l फॉर्म. ये सब क्या है हर एक को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले ये फ्लो चार्ट लिखना है. चलो फटाफट फ्लो चार्ट लिखो. मैंने पूरे फ्लो चार्ट को एक फ्रेम में डाल दिया है. आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे, पर प्रेफरेबली राइट इट, अभी ही लिख दो तो समझ में आएगा. Done? Okay. Radhini, done? ओके कूल. सो अभी आप एक बार इस पूरे फ्लो चार्ट को ध्यान से देख लो.
इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को 5 फर्दर टाइप्स, चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर। स्टीरियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल को इनैंशियोमर्स एंड मीजोमर्स, और इनैंशियोमर्स को डी एंड एल। अब हर एक फॉर्म को, हर एक टाइप को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्या था? चेन। फर्स्ट सब टाइप था चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर की बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में ऑब्वियसली आप ये लिखोगे बच्चों कि लेंथ ऑफ द चेन इज डिफरेंट। मतलब दो ऐसे कंपाउंड है जो आइसोमर हैं, दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ लेंथ ऑफ कार्बन चेन का फर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ कार्बन चेन का डिफरेंस है। अब ये चीज को जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये जो डेफिनेशन था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, दैट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बोलो यस और नो। वो तो हर जगह एप्लीकेबल होगा ही ना, तो दैट इज बाय डिफॉल्ट। पर यहां पर कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर लेंथ ऑफ चेन अलग है। समझे? अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छे से आपको आइडिया आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। सपोज मेरे पास CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 है। इसके साथ में मैंने लिख दिया CH3, CH3, CH3 और CH3। अब कॉमन नेम्स में मैं इसका नाम लिखता हूं, आपको ये ऑलरेडी मालूम है। दिस इज N पेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन। आप दोनों को ये आता है डेफिनेटली, आई एम श्योर। तो यहां पर आप देखो तो 5 कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी। लॉन्गेस्ट क्या चेन थी? कंटिन्यूस चेन। यहां पर 3 कार्बन एटम की चेन थी। पर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम था? लेट्स चेक। दिस वाज C5H12. If you can count, if you want, if you have doubts, you can count the number of carbons and hydrogen. You will find that it is C5H12, which means that N-pentane and neopentane are chain isomers of each other. बोलो हाँ कि ना? वैसे ही यहां पर मैंने ले लिया N-ब्यूटेन and isobutane. Again, I will find that N-butane has 4 carbon की chain and isobutane has 3 carbon की chain. Total number is still 4. So here this was C4H10 and here this is C4H10 again, which means both are chain isomers of each other. Third and final example that I'm taking is an alkene, because आपको ये कभी कभी डाउट आता है कि सर ये alkenes में पॉसिबल है क्या? तो है ना, देखते हैं। डबल बॉन्ड हियर, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ काउंट करके कितना आ रहा है।
C4H8 इसका कितना आ रहा है देखो, C4H8 समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। ओके, तो यहां पर आ रहा है C4H8 और यहां पर भी आ रहा है C4H8। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1इन IUPAC में, और इसका नाम है 2-मिथाइल, पर कॉमन नेम लिखता हूँ, चलो ठीक है, because अभी तक कॉमन नेम्स ही लिखे हैं सबके। तो इसका नाम है ब्यूटिलीन और इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। इसमें है 4 कार्बन की कंटीन्यूअस चेन, इसमें है 3 कार्बन की कंटीन्यूअस चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसलिए ये चेन आइसोमर है। लेंथ ऑफ चेन इज डिफरेंट, ठीक है। ये पार्ट आप अगर नहीं लिखोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे या बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि चेन आइसोमर बहुत इजी आपके लिए समझने को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं position isomer. The second one that we are going to do is position isomer. तो यहां पर ध्यान देना, लेंथ ऑफ चेन मे और मे नॉट बी डिफरेंट, वो फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट, पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी डिफरेंट। Position of the functional group or substituent, mainly functional group, is different. And how do you denote position? पोजीशन का मतलब क्या, नंबर से डिनोट करते हैं हम, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, बोलो यस और नो। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हम लोग नंबर से बताते हैं, जिसको हमने लोकेंट नंबर बोला था। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बच्चों, कि जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो अलग हो जाएगी। लेंथ ऑफ चेन मे और मे नॉट बी डिफरेंट, but position will definitely be different here. Example, suppose आपके पास CH3 CH2 CH2OH है, तो ये बताओ कि इसको मुझे कॉमन नेम में लिखना चाहिए कि IUPAC में, इतना तो आप बता सकते हो अभी। तनिष, इसका नाम मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में लिखूं कि IUPAC में बेटा? क्यों बेटा ऐसा, IUPAC में क्यों लिखने का? सही बोला आपने, आंसर सही है, पर IUPAC में क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि पोजीशन डिनोट करना है तो कॉमन में लिख के फायदा नहीं है। वेरी गुड। तो पोजीशन डिनोट करना है तो मैं इसको बोलूंगा प्रोपेन 1 ऑल और इसको मैं बोलूंगा प्रोपेन 2 ऑल। क्या नोटिस किया आपने कि चेन की लेंथ तो सेम थी सर, दोनों साइड पे 3-3 कार्बन की चेन थी, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो ये बन गए पोजीशन आइसोमर। एकदम इजी, चिंदी है ना ये, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्ची ने पूछा था ना कि क्या बोलते हैं सर, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कैसे ट्रीट करते हैं, उसका एग्जांपल देखो यहां पे। बेटा इसका नाम बताओ, IUPAC में डबल बॉन्ड बनाया देखो मैंने, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1इन। इसका नाम बताओ चलो।
ब्यूट 2 इन, बस वेरी गुड। तो ब्यूट 1 इन में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, ब्यूट 2 इन में सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, चेन की लेंथ सेम थी, तो ये आपस में दोनों कैसे हो गए, ये हो गए पोजीशन आइसोमर, इजी। थर्ड वाला मैं आपको स्टार मार्क करके दे रहा हूं, ये एग्जांपल ध्यान से देखना, बाद में जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें से कॉपी करके अच्छे से लिखना, अभी पहले सब समझो। समझो, मस्त मस्त ये बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं बढ़िया वाला, देखना। थोड़ा बड़ा बना, चलो इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5, 5 है कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पे OH है, मतलब पेंटेन 1 ऑल। और इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। टू मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल। अगर नहीं समझ रहा है तो आपके लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ जो हम लोग हमेशा बनाते हैं लॉन्गेस्ट चेन पे। ये रहा बॉक्स और ये रही नंबरिंग। अब ये क्लियर हो गया होगा। पर यहां पर मैंने स्टार मार्क क्यों किया बच्चों? डिड एनीबडी नोट? लेंथ ऑफ कार्बन चेन इधर कितनी थी? 5 कार्बन। इधर लॉन्गेस्ट चेन कितनी थी? 4 कार्बन। तो क्या चेन बदल गई? हाँ सर। और यहां पर 1 ऑल और 2 ऑल, तो क्या पोजीशन बदल गया? हाँ। सो अबाव इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ चेन एज वेल एज पोजीशन। बोलो हाँ कि ना? हाँ, मस्त है ना ये। तो यहां पर 2 कंपाउंड्स थे, ये आपस में चेन आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर है। तो ऐसी अगर क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में थी कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 कंपाउंड्स मल्टीपल आइसोमर्स बनाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, इसलिए एग्जांपल दिया कि ऐसा हो सकता है कि 2 कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर भी है और पोजीशन आइसोमर भी है। ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, तो यहां पर हम ये नोट करके रखेंगे। ठीक है, बढ़िया है। आई होप भेजे में जा रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है बच्चों, है ना? तो पेंटेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमर। ये ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन हो गया, पोजीशन हो गया। थर्ड नंबर पे क्या था बताओ? नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था बोलो ना? आवाज कट होगी। अच्छा, फंक्शनल। ओके ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल, करेक्ट। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या होगा? फंडा सेम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही सेम रहने वाला है 2 कंपाउंड्स का, बट फंक्शनल ग्रुप्स विल बी डिफरेंट। Molecular formula will remain same, but functional groups will become different. Means 2 compounds having 2 different functional groups, but still their molecular formula is the same.
एग्जाम्पल कैटेगरी 1। अब ध्यान से देखना, आई राइट द होल कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके, नॉट जस्ट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज अल्कोहल एंड ईथर, यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आप लोग जब इसको लिखोगे तो इस तरह से लिखना, आर ओ एच, अल्कोहल के नीचे क्या लिखोगे, आर ओ एच। ये मैंने सिखाया ना, ये इन डेप्थ गए थे अपन, आर क्या है, कैसे लिखना है आर को, आर ओ एच। और ईथर आज ही बताया था, आर ओ आर डैश। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और इसके अंडर एग्जाम्पल लिखना है, जैसे कि सपोज मेरे पास है CH3 CH2 CH2 और OH, और यहां पर है मेरे पास CH3O CH2 CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, this will become C3H7OH and this will also become C3H7OH. You can count actually if you want to confirm, आपको अगर confirm करना है तो आप count कर सकते हो। यहाँ पे now I know people do get confused, वो बोलते हैं सर यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 2 8 है, बरोबर ना, H7 और OH का एक H 8 हुआ ना, और बीच में ऑक्सीजन है, चेक करो। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो तो सेम हुए दोनों में, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ध्यान से देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट है तो। क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन द सेम इन बोथ, बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट बच्चों। तो इसीलिए प्रोपेन 1 ऑल एंड इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। अगर मैं कॉमन नेम लिखना चाहता तो इसको लिखता एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसको लिखता इथाइल मिथाइल ईथर, वो भी चलता, नो प्रॉब्लम। बट दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इज अल्डिहाइड्स। तनिष, यू विल टेल मी अल्डिहाइड का ग्रुप क्या है बेटा? अल्डिहाइड इज व्हाट फंक्शनल ग्रुप? R dash CHO, very good, RCHO, very nice. And Radhini, you will tell me ketone. उसको मेरी आवाज नहीं आ रही लगता है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, इट मे और मे नॉट बी सेम। ये मैंने अपन ने जब ये किया था ना, स्ट्रक्चर लिखे थे, तब बताया था कि इट मे और मे नॉट बी, हो सकता है सेम भी हो सकता है अलग भी हो। ओके, तो ठीक है। Okay, so you have aldehyde and ketone are also functional isomers of each other. Let's prove how. So we'll take any aldehyde, let's say CH3, CH2, CH2, C double bond O, H, CHO. इसका नाम IUPAC में इजी है, ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल है, नंबर 1 ही मिलने वाला उसको, सवाल ही नहीं।
अब सेम चीज अगर मुझे कीटोन में लिखनी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो तनिष आपका जो डाउट था बेटा, यहाँ पे देखो ये इथाइल ग्रुप है। एक बाजू अल्काइल कौन सा है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, R और R डैश अलग अलग है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। इसका नाम है ब्यूटेन में, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की थी, चेक करना, उसमें सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो ब्यूटान 2 ऑन। तो ब्यूटेनल एंड ब्यूटान 2 ऑन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर। मैंने ब्यूटेनल का 1 क्यों हटा दिया, बिकॉज अल्डिहाइड इज टर्मिनल ग्रुप, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो 1 ही होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इसके मैं आपको डिटेल में भी एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कराऊंगा। अभी थोड़े डिफिकल्ट जाएंगे आपको, ठीक है। ये दोनों के एग्जांपल लिख दिया आपने। अल्कोहल एंड ईथर एक एग्जांपल है, अल्डिहाइड एंड कीटोन दूसरा एग्जांपल है। तीसरा सिर्फ कैटेगरी लिख के रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। हाँ, ईथर और एस्टर में प्लीज मेसअप मत करना बच्चों, बहुत बच्चे करते हैं, ईथर और एस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी आइसोमर्स की, बताओ। फंक्शनल हो गए, अभी है मेटामेरिज्म, करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। यहां पे देखो, ये रहा। Now, metamerism is very unique, and it is seen, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से बोलूं तो it is seen only in 2 types of compounds। पहले इसका मतलब समझ लेते, थोड़ा यूनिक है। जैसा मैंने कहा, मेटामेरिज्म में होता क्या है, हेटेरो एटम और hetero group in the center is fixed and alkyl groups on both sides will be different. Alkyl groups on both sides will be different. तो ये कौन से कंपाउंड्स में दिखेगा, ये समझो, जरा ध्यान से समझो। हमने कीटोन्स को ऐसे लिखा था, RC डबल बॉन्ड OR डैश, यानी कि ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड। किसके दोनों साइड, तो ये बीच वाले हेटेरो ग्रुप के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो ग्रुप। कीटोन में ये फिक्स है, बीच का C डबल बॉन्ड O फिक्स है, दोनों साइड के R ग्रुप चेंज होते रहते हैं। दूसरा हमने देखा था बच्चों ईथर, अभी थोड़ी देर पहले देखा ईथर, RO R डैश। वहां पे मैं क्या बोलूंगा कि ये ऑक्सीजन को मैं हेटेरो एटम बोलूंगा, यानी कि सेंटर में ये फिक्स है और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप चेंज हो सकते हैं। तो मेटामेरिज्म इज अ यूनिक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म that will be seen only in these 2 type of compounds. Now there are others, एस्टर में भी दिखता है, सेकेंडरी अमाइन में दिखता है, बट आपको उतना सब डिटेल में नहीं जाना है। आपको ये 2 ही याद रखने, कौन से, कीटोन एंड ईथर। तो पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या लिखा ऊपर कि सेंटर जो है वो फिक्स है और दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप्स चेंज हो सकते हैं। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, बोले बताओ। ये क्लियर है। अब एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। देखो, तो जो बीच का पार्ट है
जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होने वाला, उसको हम लोग हेट्रो एटम या हेट्रो ग्रुप ये वर्ड बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखना, पहला इन कीटोन्स में एग्जाम्पल देखते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे क्या हुआ, एक साइड पे इथाइल है और एक साइड पे मिथाइल है। अच्छा, सपोज मैंने इसको ये ऐसा कर दिया, इसको लंबा लिखता हूं आपके लिए, CH2 CH3, ये ऐसा लिख दिया। और दूसरा कैटेगरी सेम कंपाउंड का ऐसा लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने पोजीशन आइसोमर लिखा, क्योंकि फर्स्ट वाले कंपाउंड में कीटोन वाज एट थर्ड पोजीशन एंड दूसरे वाले में कीटोन वाज एट सेकंड पोजीशन। पहले बताओ हाँ कि ना, मैंने सही बोला? दिस वाज थर्ड पोजीशन, दिस वाज सेकंड पोजीशन। तो आपका लॉजिक करेक्ट है। आप बोलोगे सर ये पेंटेन 5 कार्बन थे और थर्ड पोजीशन पे था, तो ये पेंटेन 3 ऑन है, और ये 5 कार्बन थे और सेकंड पोजीशन पे था, यानी कि ये पेंटेन 2 ऑन है। बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस। सो यूल से हाँ सर ये तो पोजिशनल आइसोमर हुए, तो इसमें मेटामर कहाँ से आया? तो समझाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले वाले में एल्काइल ग्रुप्स कौन से थे? इथाइल और इथाइल। बोलो हाँ कि ना। मतलब अगर मैं सेंटर को फिक्स करूं तो दो साइड ग्रुप कौन से थे? इथाइल था और इथाइल था। बोलो हाँ कि ना। है ना? यानी कि कॉमन नेम बिकम्स डाई इथाइल कीटोन। दोनों साइड पे इथाइल था, मतलब डाई इथाइल कीटोन। अब यहां पर दूसरे वाले में एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे प्रोपाइल है। मतलब इनिशियली इट वाज 2+2 का कॉम्बिनेशन, नाउ इट इज 1+3। द नंबर 4 रिमेन्स टोटल कंप्लीट, पर 2+2 भी हो सकता था और 1+3 भी हो सकता था। ये समझ में आया? और ये 1 कार्बन और ये 3 कार्बन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो भले ये पोजीशन आइसोमर है, ये मेटामर भी है। तो दिस पार्ट बिकेम पोजीशन आइसोमर्स, बट दिस पार्ट बिकेम मेटामर्स। तो कोई आपको पूछेगा कि पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन कैसे टाइप के आइसोमर है, तो आप क्या बोलोगे? दे आर पोजिशन आइसोमर्स ऑल्सो एंड दे आर मेटामर्स ऑल्सो। बोलो येस और नो। है ना? क्लियर? अच्छा, ये चीज तो हम लोग पहले ही क्लैरिफाई कर चुके कि दो कंपाउंड्स के बीच में मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिख सकता है। एक और एग्जांपल मिल गया हमको। तो कीटोन्स में मेटामेरिज्म दिखता है। अच्छा, उसके बाद हमको ईथर में भी मेटामेरिज्म दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? एग्जाम्पल 2 देख लो। CH3 CH2 CH2 OCH3 एंड दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 O CH2 CH3। इसका मतलब
चलो फर्स्ट वाले में 2 अल्काइल ग्रुप्स कौन से बनाए मैंने, ये बताओ। पहले कंपाउंड में क्या अल्काइल ग्रुप्स कौन से हैं दोनों? नहीं, इथाइल कैसे, 3 कार्बन है, देखना बेटा। तो दिस इज प्रोपाइल, वेरी गुड। सो दिस इज मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, वेरी गुड, ध्यान से देखना। दिस इज मिथाइल एंड प्रोपाइल। आई जस्ट ड्रॉ सर्कल्स अराउंड इट तो आपको समझेगा। ये 3 कार्बन है तो N प्रोपाइल है, और ये मिथाइल है तो M है ना, एक सिंगल कार्बन। और ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, M पहले आएगा, P बाद में आएगा। सेम वे यहां पर इथाइल और इथाइल, करेक्ट। तो मैं नंबर लिख दूं, ये 3 कार्बन था, ये 1 कार्बन था, ये 2 + 2। सेंटर फिक्स्ड है, हेटेरो एटम ऑक्सीजन। यहां पर हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, सिंपल। तो अभी भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, पर एल्काइल ग्रुप्स बदल गए तो क्या बने, ये मेटामर्स बन गए। बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो मेटामेरिज्म में क्या हुआ, जो हेटेरो एटम या हेटेरो ग्रुप है वो सेम रहेगा, एल्काइल ग्रुप्स दोनों साइड पे बदल जाएंगे। अग्रीड। चलो ये एग्जांपल आप लोग समझ लो, जैसा मैंने कहा पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें से आराम से लिखना बैठ के, पहले सिर्फ समझ लो। नहीं हुआ ना कंप्लीट तो कोई बात नहीं, विल व्हाट इज राइट इट डाउन इन द लेटर पार्ट इन द पीडीएफ, राइट। सो दैट वाज मेटामेरिज्म। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ structural is tautomerism. Is tautomerism. अब tautomerism समझने के लिए आपको थोड़ी सी कंडीशंस समझनी पड़ेगी। टॉटोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्ट्रक्चर में। तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वो होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी कि अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई, पहले बताओ हाँ कि नहीं। पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बरोबर है। तो यानी कि अगर स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। यह है कंडीशन नंबर 1। अग्रीड। सेकेंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ना। टेक्स्ट बुक में ये बहुत ही घटिया तरीके से समझा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ट्राई कर लेना चाहिए तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज बहुत ही अलग है, इसमें मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूँ। तो 2 कंडीशन चेक करेंगे अपन, या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज कंडीशन नंबर 1। और सेकेंड कंडीशन होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर से देखो क्या होना चाहिए,
पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है ना, क्योंकि ये भी आपने नहीं सुना है कभी। तो ये जो पार्ट है इसको आप मार्क करके रखोगे। ये मैं आपको जब हम लोग क्योंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं पता तो आपको टॉटोमेरिज्म समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पार्ट करेंगे तब वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग भी समझाऊंगा और टॉटोमेरिज्म क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो ये एक ही है जिसको हम लोग अभी नहीं करने वाले, इसको अपन ऑन होल्ड रखेंगे, इसको आगे जब नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे उसमें करने वाले। ठीक है, फिलहाल ये 2 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने, जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो एक पेज पे ये नोट डाउन करना, बाकी जगह खाली रखना, मैं वापस आके इसको बाद में डिटेल में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लास्ट पार्ट। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं समझा, देखो कॉमन नेम्स जब अपन लिखते हैं ना बेटा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो एम पहले आता है और ये पी बाद में आता है। चलो आपको अगर एन भी कंसीडर करना है तो भी बाद में ही आया ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो एम पहले, तो इसलिए मीथाइल, ये साइड पे मीथाइल है, ये देखो ये वाला, ये मीथाइल है तो मैंने मीथाइल लिखा पहले, और ये एन प्रोपाइल तो मैंने ऐसा लिखा, बरोबर है। हाँ अच्छा, सो इफ यू अंडरस्टूड देन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ बस क्लियर हो गया आपको, सही है, समझा ना, इजी है ना। हाँ मिथाइल इज सफिक्स, नो इट्स सब्स्टिट्यूएंट। आप सफिक्स कंफ्यूज हो रहे हो, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, मिथाइल सफिक्स कहाँ होता है बेटा? हाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, और एन प्रोपाइल बरोबर है, तो अपन कॉमन नेम में एन प्रोपाइल लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आइसोमर्स। ऑप्टिकल जो है ना वो मैंने बताया आपको, ऑप्टिकल जो अगेन क्लास 12 के HDA वाले चैप्टर में आता है। ऑप्टिकल का आपको 11th में कुछ भी लेना देना नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा लिखवा के रखा आपको, जस्ट DNL फॉर्म्स। बट ये जो लास्ट हम लोग करने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये होता है ज्योमेट्रिक आइसोमर। अपन ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्चुअली ज्योमेट्रिक इज द करेक्ट वर्ड, है ना। इसका डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया, जैसे कि स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, राइट। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए भी एक कंडीशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और बहुत सिंपल कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। कैन आई राइट डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन प्रेजेंट होना चाहिए, यस और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एल्कीन होना चाहिए। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयर इज सिस फॉर्म, सिमिलर ग्रुप्स are placed on same side of carbon to carbon double bond and transform where similar groups are placed on
ऑपोजिट साइड्स of carbon to carbon double bond. Please try and understand it. This is not very easy to understand in the first go. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और नहीं समझा तो पूछो. I will explain again and again till you understand it clearly. Suppose मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं. अब ये नाम तो आई होप सब लोगों को समझेगा इजीली. इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट टू इन. ये समझता है सबको इजीली, हाँ कि ना? ओके तनिष, अब इसमें देख बेटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? अपने आप से अपन सवाल करते. चलो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. हाँ, सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है मेरे को. चलो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. आई विल कंसिडर दिस सी डबल बॉन्ड सी एज अ प्लेन. देखो ऐसा, मैं इस सी डबल बॉन्ड सी को एक प्लेन मान लेता हूं. तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, ऐसा दो एरिया है मेरे पास. एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे. यानी कि जो कंपाउंड्स को मुझे, जो रादर जो एटम्स को मुझे इस पे अटैच करना है, वो मैं ऐसे अटैच कर सकता हूं. नाउ लुक एट हाउ डिफरेंट दिस विल सीम टू यू. ये स्ट्रक्चर को मैं यहां पर दो बार बनाने वाला हूं. वो देख के ऐसा समझता ही नहीं कि ये सेम चीज बना है, कुछ अलग ही दिखता है. देखना ध्यान से. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी वही है ना, सेम स्ट्रक्चर है. बोलो ब्यूट टू इन है. बोलो हाँ कि ना? बट बहुत अलग दिखेगा क्योंकि ये वाले को मैंने स्ट्रेट लाइन में बनाया था और इसको मैंने प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे ऐसा डिवाइड करके बनाया. पर स्ट्रक्चर अल्टीमेटली अभी भी सेम है. बोलो हाँ कि ना? अब here comes the interesting part. CH3, H and H. Now it is very very easy. Once you get how to draw it, it's easy. Here both the CH3 on the same side, both the H on the same side. तो ये कौन सा फॉर्म है? Cis. देखो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड दोनों H सेम साइड पे, दोनों CH3 सेम साइड पे. सेम मतलब cis. समझा? इजी. अक्रॉस द डबल बॉन्ड CH3 कहां पे बेटा? ऑपोजिट साइड्स पे. तो क्या हुआ? ट्रांस. बोलो हाँ कि ना? एकदम इजी, सिंपल. सो यहां पर हमने क्या किया? हमने एक डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड उठाया और उसके दो अलग अलग ज्योमेट्रिक फॉर्म्स बनाए विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. अब यही एग्जांपल्स मैं यहां पे बना के बताता हूं. सी डबल बॉन्ड सी, H CH3 CH3. तो आपको कोई नाम पूछेगा तो आप इजीली लिख पाओगे. दिस इज एक्चुअली सिस ब्यूट टू इन, है ना? ओके. और ट्रांसफॉर्म में मैं बनाऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 एंड H. सिंपल. तो यहां पर आ जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन. आपने नोटिस किया बच्चों कि IUPAC नेम ब्यूट टू इन सेम है. और जब IUPAC नेम भी सेम है फिर भी ये दो अलग अलग कंपाउंड है. क्यों? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट. अब वो वर्ड शायद समझ में आ गया होगा. स्पेशियल. क्या चेंज किया? पोजीशन चेंज नहीं की, चेन चेंज नहीं की, अल्काइल ग्रुप चेंज नहीं किए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया, फिर भी नया कंपाउंड बना. कैसे? सिर्फ हाइड्रोजन को यहां पर ऊपर था, यहां पर नीचे कर दिया. देखो, सिर्फ उसकी जगह चेंज की, बाकी कुछ चेंज नहीं किया. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? इंटरेस्टिंग है ना? तो ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म. एक और एग्जांपल मैं बनाता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए. यहां पे
ध्यान से देखना, CH3 CH2 C double bond C CH3 H and H. Now this will look very weird, but you need to apply a little bit of logic to see what structure this is actually. ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ. देखो कार्बन की चेन देखो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ये रहे लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस है. 1 2 3 4 5 और यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2, तो ये पेंट 2 इन है. चेक करो, समझ में आया? पेंट 2 इन है ये. अच्छा, same thing, now I am drawing like this. अभी भी ये पेंट 2 इन है. वन 2 3 4 एंड 5. डिफरेंस क्या है? यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे थे, यहां पर दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे. इजी हो गया ना? तो नाम क्या होगा बच्चों? ये सिस पेंट 2 इन और ये ट्रांस पेंट 2 इन. समझ में आया? मस्त है ना? एग्जाम्पल अच्छा है. तो सिस पेंट 2 इन और ट्रांस पेंट 2 इन, बढ़िया एग्जाम्पल है ये. अच्छा, आप लोगों को इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर के हार्डली कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, पर अपन ने थोड़े से कॉम्प्लेक्स, खास करके ये पेंट 2 इन वाला तो है ही नहीं कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर फिर भी अपन ने लिखा. और बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा क्या बोलते हैं, सिंपल वाला मिलेगा, जैसे ब्यूट 2 इन वाला, सीधा सीधा, बट अपन दोनों लिख के रखेंगे बाद में, है ना? तो सिस पेंट 2 इन और ट्रांस पेंट 2 इन ये एग्जाम्पल हो गए. जैसा मैंने कहा, ऑप्टिक दो ऐसे आइसोमर है, टॉटोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो थोड़े हायर लेवल हैं वो अगले हायर चैप्टर्स में. टॉटोमेरिज्म तो 11th में ही सीखने मिलेगा अपने को. अभी इसके बाद जो हम लोग एल्कीन्स वगैरह में थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे, पर एल्काइंस में. और ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो क्लास 12 के HDA चैप्टर में अपन कवर करेंगे. तो वो दोनों को अपन ऑन होल्ड रख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, बट ऑल द आइसोमर्स आर कंप्लीटेड. सो वी आर डन विद कॉमन नेम्स, IUPAC नेम्स, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स एंड आइसोमेरिज्म. तो आपका बेस पूरा अब रेडी हो चुका है. ठीक है बच्चों? तो आज का आज, अभी का अभी, ये मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये PDF अभी भेज देता हूँ. तो आज के यहाँ तक के आप नोट्स कंप्लीट करके रखना, ठीक है? फिर जो कमिंग वीक है उसमें थर्सडे सैटरडे जो मेरा रूटीन लेक्चर होता है वो आप लोग साथ में अटेंड करेंगे. जस्ट इन केस आपको लगता है कि सर कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा और टाइम चाहिए, या और आप हमको थोड़ा इन डेप्थ सिखाओ, तो आप दोनों मुझे बता देना. I'll take another extra lecture, no problem, and complete that part also. Is that okay? तनिष बच्चे, है ना? और तनिष अपना जो थोड़ा सा 1-2-3 चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाएगा ना जब, तो अपन CET के लेक्चर्स यानी कि MCQs भी चालू कर देंगे आपके. ओके? उसका भी मेरा पूरा प्लानिंग हो गया है. आपके साथ में रोहन और यश, 2 और स्टूडेंट्स है ना, आप, रोहन और यश, तीनों CET वाले हो. तो आप लोग का मैंने MCQs का कर दिया, बट थोड़े उसके लिए क्या आपको बेस चाहिए थियरी का, नहीं तो डायरेक्ट MCQ पूरे बाउंसर जाएंगे बेटा. तो अपन CET का भी अलग से चालू कर देंगे साइड बाय साइड. ओके गुड. बाकी कुछ भी आप लोगों को कंप्लेन हो, तकलीफ हो, मुझे गालियाँ देनी हो, तो मेरा पर्सनल मैसेज आपके पास है WhatsApp. गालियाँ मत लिखना सच में, पर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना बच्चों. ओके चलो, आई सी यू ऑल in the next lecture. Bye bye. Welcome.